बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीयू पार्ट 15। तारा ने मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखी थी। आंखों में पागलपन और होठों पर जीत का नशा था। उसने वीडियो फिर से चलाया। वही मुस्कुराती हुई कशिश, वही मासूम चेहरा और पीछे से किसी की धुंधली सी परछाई। तारा ने वीडियो को रोक दिया था और रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। फिर धीरे धीरे बहुत ही ठंडी आवाज में बोली, वाह कशिश। उसने अपनी होठों पर उंगलियां फेरते हुए डेविलिश हंसी हंसती थी। तेरे उस मासूम चेहरे के पीछे इतना चालाक दिमाग छिपा है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने कार स्टार्ट की, मोबाइल उठाया और फिर वीडियो को दोबारा देखा। इस बार उसकी हंसी और भी तेज थी। जितना मुस्कुरा सकती हो मुस्कुरा लो, उसने स्क्रीन को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्योंकि आज की रात तेरी खुशियों की आखिरी रात है कशिश। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, मगर अल्फाजों में जहर टपक रहा था। कल सुबह जब ये वीडियो तेरे प्यारे आदित्य और तेरे महान नाना जी के सामने जाएगा, वो ठहरी और होठों के किनारे से एक और तीखी हंसी ठहरी हुई थी, तो वो तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे की सच्चाई देखेंगे और यकीन मान, तेरे अपने नाना जी ही तुझे अग्निवंशी मेंशन से धक्के मार कर बाहर फेंक देंगे। उसने ठंडी सांस ली और मोबाइल को डैशबोर्ड पर रख दिया। फिर अपने बालों को झटका, लिपस्टिक ठीक की और धीरे से बोली, अब खेल शुरू होता है कशिश अग्निवंशी। आज की रात मैं तेरा सब कुछ छीन लूँगी, तेरा नाम, तेरा प्यार और तेरा घर। आईने में उसका चेहरा अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक खतरनाक शिकारी की तरह लग रहा था, जो अपने शिकार को मुस्कुराते हुए देख रहा हो। उधर तारा अपनी साजिशों के धागे बुन रही थी और इधर कशिश अपनी छोटी सी दुनिया में सुकून ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए क्या तूफान लेकर आने वाली है। कमरे में एक प्यारा सा माहौल था। जमुना आंटी कशिश से नाश्ता करने के लिए कह रही थी। आदित्य ने मुस्कुराकर उनसे कहा, मुझे भी चाहिए, सुबह से नाश्ता नहीं किया है मैंने। रविशंकर जी हंस पड़े थे और बोले, मेरी नंदिनी बहुत खुश होगी अपनी बेटी को खुश देखकर। और वो कशिश को आराम करने के लिए बोलकर कमरे से बाहर चले गए थे। जमुना आंटी नाश्ता देकर चली गई थी तो आदित्य खुद साइड टेबल से नाश्ते की ट्रे लेकर कशिश के पास आ गया था। उसने प्यार से कहा, चलो मैं खुद खिलाता हूँ तुम्हें। कशिश थोड़ी झिझकी पर मुस्कुराकर मुंह खोल दिया था। जैसे ही उसने पराठा खाया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े थे। आदित्य घबरा गया था। अरे क्या हुआ कशिश? वो सिर झुकाकर बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि 4 महीने पहले तक मेरा कोई नहीं था, कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। बचपन से चाहती थी कि मेरे भी भाई बहन हो, पर कभी किसी ने नहीं अपनाया। अब मेरे पास पूरा परिवार है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया था और नरमी से कहा, अब तुम्हारे पास मैं हूँ कशिश, मैं हूँ। दादाजी हैं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। कशिश ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सी बेचैनी थी। कशिश ने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब बस, ज़्यादा इमोशनल मत हो। देखो नाश्ता पूरा हुआ ना तुम्हारा? कशिश ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। आदित्य ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तुम्हारा नाश्ता तो हो गया, अब मेरी बारी है। कशिश ने हैरानी से पूछा, आपका नाश्ता? अभी तो आपने। वो कुछ बोल ही रही थी कि आदित्य और करीब झुक गया था। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक रही थी, जैसे वो जानबूझकर उसे उलझा रहा हो। मेरा नाश्ता थोड़ा अलग होता है कशिश, उसने धीमे स्वर में कहा। कशिश एक पल को चुप हो गई थी। चेहरे पर हैरानी और शर्म दोनों उतर आए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वे कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपनी होश रख दी थी। कशिश की उंगलियां ब्लैंकेट पर कस गई थी। वे एक पल के लिए ठिठक गई थी। वक्त जैसे थम गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें अनजाने डर और चाह में उलझ गई थी। उसकी पलकों पर हल्की कपकपाहट थी। आदित्य धीरे से पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी। वो नजरों से जैसे कह रहा था कि अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो कशिश। कशिश ने राहत की सांस ली, फिर नाराजगी जताने की कोशिश की। आप भी ना, 1 मिनट के लिए तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हारे बिना नाश्ता अधूरा है जान। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा था। कशिश ने सिर झुका लिया, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। वो मुस्कान शर्म की नहीं थी, बल्कि अपने पर महसूस करने की थी। वो अपनापन जो उसे बरसों से नहीं मिला था। आदित्य ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और बोला, कशिश अब जब मैं हूँ तो तुम्हें कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। कशिश की आंखें नम थीं। उसने बस इतना ही कहा, आप हमेशा ही ऐसे रहिएगा आदित्य, क्योंकि अब मैं फिर से अकेली नहीं रह सकती। आदित्य ने मुस्कुराकर उसके माथे पर एक हल्का सा स्पर्श किया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। कशिश का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया था। उसने धीरे से कहा, आप भी ना। और आदित्य बस उसे मुस्कुराकर देखता रहा, जैसे उस पल में वही उसकी पूरी दुनिया हो। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर अंदर कमरे में बस एक मीठी सी गर्माहट थी, एक ऐसा सुकून जो तूफान से ठीक पहले आता है। रात के करीब 8 बजे थे। हॉल की हवा में एक अजीब सी शांति थी। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। आदित्य, रागनी, आहना, ध्रुव, समर, उदयजी, दीक्षा, रक्षा, गर्वित जी और रविशंकर अग्निवंशी। टेबल पर हल्की रोशनी थी और बर्तनों में खाना परोसा जा चुका था, पर सबकी निगाहें रविशंकर जी पर थीं, क्योंकि उन्हें सब खुद को बुलाया था और आज की रात ज़रूरी है, सबको साथ होना चाहिए। कशिश के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। वो सोच रही थी। आदित्य बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। रविशंकर जी ने धीरे से पानी का गिलास रखा और बोले, आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। उम्र का एक पड़ाव आता है जब इंसान को हर चीज़ का हिसाब बराबर करना होता है,
और मैंने भी वही करने का फैसला लिया है। टेबल पर सन्नाटा फैल गया था। उदय जी ने धीमे से कहा, मतलब चाचा जी? रविशंकर जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मतलब ये कि मैंने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ तय किया है। टेबल पर माहौल अचानक भारी हो गया था, जैसे किसी ने हवा में खामोशी घोल दी हो। रविशंकर जी के शब्दों के बाद सबके चेहरों पर एक सी गंभीरता उतर आई थी। कशिश अब भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये रात कितनी बड़ी बात लेकर आई थी। दीक्षा जी ने अपने कांपते हाथों से नैपकिन समेटते हुए कहा, पर चाचा जी ये सब अभी क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इतनी जल्दी ये फैसला करने की क्या ज़रूरत थी? रविशंकर जी ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में स्नेह और एक अजीब सी थकान थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता दीक्षा, उन्होंने धीरे और ठहराव से कहा। क्या पता कल मुझे कुछ हो जाए, इसलिए चाहता हूँ कि सब कुछ अपने सामने तय कर दूँ। सन्नाटा और गहरा गया था। आदित्य ने एक पल को कशिश की तरफ देखा। उसकी आंखों में बस मासूम से सवाल थे। रविशंकर जी ने एक कागज़ की फाइल अपने पास से उठाई और शांत स्वर में बोले, उदय तुम मेरे साथ इतने सालों से रियल एस्टेट संभालते आए हो, तो वो हिस्सा तुम्हें ही सौंपता हूँ। उदय जी ने सिर झुका लिया था, जिसे जवाब देने की हिम्मत ही न हो। गर्वित उन्होंने उनकी ओर देखा। एंटरटेनमेंट कंपनी तुम्हारी है, तुम उसे ही आगे बढ़ाओ। गर्वित जी की आंखों में हैरानी थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अग्निवंशी एंटरप्राइज? रविशंकर जी की आवाज़ थोड़ी भारी हुई। उसे आदित्य दिखेगा, मुझे यकीन है वो इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कशिश की नज़रें आदित्य पर टिक गई थीं। वो बस चुपचाप बैठा हुआ था, मगर उसकी निगाहें रविशंकर जी के प्रति आदर से झुकी हुई थी। रक्षा, तुम्हें और देवेंद्र को हमारे होटल्स की देखभाल की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। रक्षा के चेहरे पर घबराहट और हैरानी थी। लेकिन चाचा जी ये सब? बस, रविशंकर जी ने नरमी से कहा। अब कोई लेकिन नहीं। ध्रुव और समर दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। मेरे पुराने शौक की निशानी ये कार्स हैं, अब से ये तुम्हारी कलेक्शन होंगी। ध्रुव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। समर ने भी आदरपूर्वक हाथ जोड़ दिए थे। आहाना और रागनी उन्होंने मुस्कुराकर देखा। कॉस्मेटिक बिजनेस सबसे तुम दोनों के नाम है। नई सोच और नई पीढ़ी की पहचान चाहिए उस ब्रांड को। कशिश सबकी तरफ देखकर खुश हो रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का लालच या हैरानी नहीं थी, बस संतोष था कि सबको उनका हिस्सा मिल रहा है। लेकिन तभी उदय जी ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, चाचा जी एक बात कहूँ? रविशंकर जी ने सिर उठाया। हाँ उदय बोलो। कशिश नन्ही की इकलौती बेटी है और कानूनी रूप से वही आपकी वारिस होनी चाहिए। टेबल पर सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें अब रविशंकर जी पर थीं। उन्होंने कशिश की ओर देखा और फिर वही गर्व भरी मुस्कान उनकी होठों पर आ गई थी। मैंने पूछा था कशिश से। उन्होंने धीमे धीमे कहा कि उसे क्या चाहिए। वे थोड़ा रुके फिर आगे बोले, पर उसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे, ना संपत्ति और ना ही नाम। उसने सिर्फ आप सबका प्यार पाने की ख्वाहिश जताई थी। कशिश की आंखों में नमी तैर गई थी। रविशंकर जी आगे बोले, इसलिए मैंने तय किया है कि जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। वो खुद अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और मुझे मालूम है आदित्य है ना, उसका हमेशा ख्याल रखेगा। कशिश ने झट से नजरें झुका ली थीं। उसके गाल हल्के से गुलाबी पड़ गए थे। दीक्षा जी कुछ कहना चाह रही थीं। रक्षा भी थोड़ा आगे झुकी, मगर रविशंकर जी ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया था। अब आप सब लोग खाना खाइए, उन्होंने धीरे से कहा। जो लिखा है वही होगा। और उस वक्त टेबल पर बस चम्मचों की हल्की खुनक सुनाई दे रही थी, पर हर किसी के मन में कुछ न कुछ खामोश सवाल तैर रहे थे। सिर्फ कशिश की आंखों में अभी वही मासूम सी चमक थी। टेबल पर अब माहौल कुछ सामान्य हो चुका था। सब लोग धीरे धीरे खाना खा रहे थे। रविशंकर जी भी अब शांत थे, पर उनकी बातों का असर सबके मन में गूंज रहा था। कशिश चुपचाप सलाद में कांटा चला रही थी। चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। आदित्य ने उसकी ओर देखा और फिर उसी पुराने शरारती अंदाज में मुस्कुराया। टेबल के नीचे से उसने धीरे से पैर बढ़ाया और हल्के से कशिश के पाँव को छुआ। वो पल भर उसके चेहरे को देखने लगा। उम्मीद थी कि कशिश चौंकेगी, शर्माएगी या शायद उसे घूर कर देखेगी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। कशिश वैसे ही शांत बैठी रही थी, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। ये तो बिल्कुल स्टोन बनी बैठी है। उसने फिर से थोड़ा पैर आगे बढ़ाया, इस बार ज़रा और निश्चिंत होकर। अचानक टेबल के उस पार से एक गंभीर आवाज़ गूंजी, आदि बेटा। सभी ने एक साथ सिर उठाया। रविशंकर जी की भौहें थोड़ी सिकड़ी हुई थी, पर चेहरे पर वही सदी हुई गरिमा थी। वो मेरा पैर है। पूरा टेबल एक पल को जम गया था। आदित्य की आंखें फैल गई थी और उसके हाथ में पकड़ा चम्मच तक रुक गया था। कशिश के चेहरे पर ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म हवा फूंक दी हो। उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। वो झटके से कुर्सी पीछे खिसकाकर उठ खड़ी हुई थी। वो मैं पानी लेने जा रही हूँ। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रागनी और आहाना हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उनकी मुस्कानें छुपी नहीं पा रही थी। कशिश सिर झुकाए तेजी से डाइनिंग हॉल से बाहर चली गई थी और उसकी चाल इतनी जल्दी में थी कि उसकी चुन्नी तक कुर्सी में अटक गई थी। आदित्य सिर झुकाकर बैठ गया था। कानों तक लाल और होठों पर मजबूर सी मुस्कान थी। कशिश कमरे में दाखिल हुई तो दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर अब तक उस डाइनिंग हॉल की लाली बाकी थी। वो खुद पर झुंझला रही थी। हे भगवान, आदित्य भी ना बहुत बेशरम है। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और पानी के छींटे चेहरे पर मारे।
कुछ पल बाद वो बाहर आई, हल्के नीले कॉटन सूट में। बालों से अब भी कुछ बूंदें टपक रही थीं। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उस सादगी में भी एक अजीब सी मासूम खूबसूरती झलक रही थी। वह बस बेड के पास पहुंच ही रही थी कि पीछे से दरवाज़ा क्लिक की हल्की आवाज़ के साथ बंद हो गया था। कशिश छिटक गई थी। आदित्य। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन अगला पल तो जैसे सांस रोक देने वाला था। आदित्य बिल्कुल उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी, लेकिन इस बार साथ में थोड़ी सी सच्ची शर्मिंदगी भी थी। उसने कशिश की कमर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। कशिश, उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता था कि आज का डिनर इतना यादगार बन जाएगा। मुझे लगा वो तुम हो। और फिर कशिश ने तुरंत पीछे पलट कर देखा। आदित्य, आप बहुत बेशर्म हैं। और नाना जी का चेहरा याद आते ही वो आंखें बंद करके खुद को संभालने लगी थी, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे दीवार पर पिन कर दिया था। अभी बेशर्मी देखी कहाँ है जान आपने। दीवार के सहारे टिकती हुई कशिश की सांसें उलझ गई थी। आदित्य। कशिश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदित्य की उंगलियों की पकड़ जैसे उसकी रूह तक उतर रही थी। आदित्य ने उसकी ठोड़ी को ऊपर करते हुए उसके होठों पर अपनी चाहत का स्पर्श बिखेर दिया था। उसने हड़बड़ाकर उसे पीछे धकेला। आज नहीं आदित्य। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा गुलाबी पड़ गया था। वो जल्दी से पीछे हटकर बेड पर चढ़ गई थी और दुपट्टा संभालते हुए बोली, नहीं, कल आप ना हद से ज़्यादा शरारती हो गए थे। आदित्य ने धीरे से सिर झुकाया, फिर तिरछी नज़रों से मुस्कुराया। तो आज ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कशिश ने नज़रें झुका ली थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह रही थी। आदित्य उसके करीब आया और बहुत पास। हवा में बस उनकी सांसों की आवाज़ थी। वो ठहरा, उसके माथे के पास झुकते हुए बोला, टुडे आई विल बी जेंटल। कशिश की पलकों ने जवाब में कांपते हुए हामी भर दी थी और आदित्य मधोशी में उस पर झुकता हुआ उसकी धड़कनों पर अपना हक जताने लगा था। और उस एक पल में कमरे की हर खामोशी, हर धड़कन जैसे उनके नाम हो गई थी। रात के करीब 4 बज चुके थे। कशिश ने जल्दी से दुपट्टा अपने कंधों पर ढका, जैसे दिल की धड़कनों को भी छिपाना चाहती हूँ। आदित्य प्लीज़, अब बस भी कीजिए, उसने नज़रें झुकाते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी, बस हल्की सी कपकपी थी जो सब बयान कर रही थी। आदित्य ने अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, उतनी ही नरमी से जितनी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। उसने कशिश की थोड़ी हल्के से ऊपर उठाया। इतनी जल्दी बस क्यों बोल देती हो तुम? कशिश ने धीमे से उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। वो बस हल्का सा मुस्कुराई, एक बहुत हल्की संकोची सी मुस्कान। आदित्य की उंगलियां उसके गीले बालों पर ठहर गई थी। मुझे तुम्हारी खुशबू अच्छी लगती है, और अब से मुझे अपनी बीवी को साड़ी में देखना है, वो भी हर सुबह। वो कशिश के कानों में सरगोशी करता हुआ कह रहा था। कशिश का चेहरा गुलाबी पड़ गया था। उसने झटके से तकिए की ओर देखा। आप तो बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। आदित्य हल्के से हंसा और उसके ऊपर से हटते हुए करवट लेकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। सुधर जाऊंगा अगर तुम कहो तो, उसने नर्म आवाज में कहा। कशिश ने तकिए से उसका चेहरा हल्के से ढक दिया था। आप तो बच्चों से भी ज़्यादा जिद्दी हैं। आदित्य ने हंसते हुए तकिया हटाया, उसकी ओर झुककर बोला, और तुम मेरी जिद हो। कशिश ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को जैसे सब कुछ समझ गया था। जैसे उस कमरे में सिर्फ 2 धड़कनें थी जो एक दूसरे को पहचान चुकी थी। अगली सुबह 8 बजे पर्दे से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। कशिश ने करवट ली और नींद में ही धीमे से मुस्कुराई। सामने की टेबल पर अभी 2 कॉफ़ी के मग रखे हुए थे। एक आधा भरा हुआ था और दूसरा पूरी तरह खाली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो बाथरूम से आती शावर की आवाज़ ने उसके चेहरे पर एक और मुस्कान खिल गई थी। आदित्य, उसने बहुत धीमे कहा, जैसे कोई सपना अभी भी अधूरा हो। वो उठकर बैठी, बालों को पीछे किया और जल्दी से अपने कपड़ों को पहन लिया था। फिर अलमारी खोली, अंदर से उसने एक हल्की पीच रंग की साड़ी निकाली, हाथों में साड़ी थमे। उसने शीशे में खुद को देखा और वो पल जैसे उसके कानों में गूंज गया था, मुझे अपनी बीवी को साड़ी में देखना है। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और होठों पर धीमी सी मुस्कान थी। वो साड़ी निकालकर बेड पर रखी रही थी कि पीछे से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। आदित्य तौलिया से बाल पहुँचता हुआ बाहर आया, साफ सुथरा, फ्रेश और हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। उसने बस एक नज़र कशिश पर डाली और मुस्कुरा दिया था। लगता है मेरी बात आज सच में सुन ली गई है। कशिश ने शर्माते हुए साड़ी को अपने पीछे छिपा लिया था। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आदित्य ने आंखों से ही जवाब दिया। तुम हो ना, तो थोड़ा लेट भी चल जाएगा। कमरे में जैसे एक पल को सब रुक गया था। फिर दोनों तैयार होने में लग गए थे। उसे नहीं पता था कि जिस सुबह की शुरुआत मुस्कान से हो रही है, वही सुबह उसकी ज़िंदगी का सबसे काला सच उजागर करेगी। नीचे डाइनिंग हॉल में सभी लोग नाश्ते की टेबल पर थे। रविशंकर जी, दीक्षा जी, रागनी, गर्वित, उदय और बाकी सदस्य। हल्की बातचीत चल रही थी कि अचानक सभी के फ़ोन पर एक ही जैसी नोटिफिकेशन टोन बजी। सबने हैरानी से देखा। एक ही नंबर से वीडियो मैसेज आया था।
ये क्या है? गर्वित ने कहा। सबने स्क्रीन खोली और अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया था। वीडियो में जो देखा वो किसी ने भी नहीं सोचा था। दीक्षा जी ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया था। रागिनी की आंखें फैल गई थी और रविशंकर जी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। ये सब क्या है? उन्होंने सीने पर हाथ रख लिया था। उदय जी और गर्वित जी तुरंत उठे। बाबूजी संभालिए खुद को, रविशंकर जी ने कांपते हुए कहा। नहीं नहीं, ये झूठ हो सकता है, वो लड़की झूठ नहीं बोलेगी। उदय जी ने कहा, बाबूजी ऐसा भी तो हो सकता है कि वीडियो फेक हो। लेकिन तभी रागिनी ने धीरे से टूटती आवाज़ में कहा, नहीं पापा, ये फेक नहीं है, इट्स रियल। पूरा हॉल खामोश हो गया था। बस दीवार पर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रविशंकर जी ने गुस्से से कांपती आवाज़ में कहा, जमुना, उस लड़की को अभी नीचे लेकर आओ। ऊपर कमरे में कशिश अभी नहाकर आई थी। वह साड़ी के पल्लू को सेट कर रही थी कि जमुना आंटी हड़बड़ाई हुई अंदर आई। बिटिया नीचे चलो जल्दी, बाबूजी बुला रहे हैं। आदित्य लैपटॉप पर मीटिंग में था। उसने बस एक नज़र ऊपर उठाई। कशिश को साड़ी में देखकर हल्की से मुस्कुराया। 1 मिनट में आता हूँ आंटी, आप लोग चलिए। कशिश ने भी धीरे से सिर हिलाया और जमुना आंटी के साथ नीचे चली गई थी। उसे लगा शायद रविशंकर जी की तबीयत बिगड़ गई है। वो भागती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। दिल में चिंता थी, लेकिन जैसे ही हॉल में कदम रखा वो छिटक गई थी। सामने बैठे रविशंकर जी के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और अविश्वास एक साथ थे। कशिश ने आगे बढ़कर कहा, नाना जी आप ठीक तो हैं ना? और उसी पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। हॉल में सब लोग सन रह गए थे। दादाजी! आदित्य चौंक कर आगे बढ़ा और कशिश को थाम लिया था। आप ये क्या कर रहे हैं? कशिश ने क्या किया है? कशिश की होठ कांप रही थी, आंखों में नमी थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। रविशंकर जी की आवाज़ गूंज उठी थी, पूछो इस धोखेबाज लड़की से, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने हमारे प्यार और अपनेपन का मजाक बनाकर रख दिया? कशिश रोते हुए आगे बढ़ी। नाना जी क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो उनके पैरों के पास पहुंची ही थी कि रविशंकर अग्निवंशी ने उसे झटके से धकेल दिया था। छूना मत मुझे। उनकी भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। कशिश एक पल को जड़ हो गई थी। नाना जी, उसने टूटी आवाज़ में कहा। रविशंकर जी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। मत बुलाओ मुझे नाना जी, मैं तुम्हारा नाना जी नहीं हूँ, समझी तुम? कशिश पीछे हट गई थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो नंदिनी मम्मा की बेटी हूँ ना नाना जी। बंद करो ये झूठ, रविशंकर जी ने गरज कर कहा। ना जाने किस गंदे खून को मैंने अपना समझ लिया, किस अजनबी की औलाद को अपने माथे का चंदन बना लिया। सोचा था मेरी नंदिनी की आखिरी निशानी है तू, पर तू तो। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। कशिश सिसकते हुए बोली, नहीं नहीं नाना जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी नंदिनी की बेटी हूँ। मैं। और तभी तारा आगे आई, चेहरे पर वो संतोष भरी मुस्कान लिए जो जहर से भी ज़्यादा कड़वी थी। अपनी गंदी जुबान से नंदिनी आंटी का नाम भी मत लेना, धोखेबाज लड़की। सभी की नज़रें अब तारा पर थीं। वो आगे बढ़ी। तुम नंदिनी आंटी की बेटी नहीं हो, किसी की अनचाही औलाद हो जिसे फेंक दिया गया था और जिसे किसी ने गलती से जिंदा रख लिया। कशिश की होंठ कांपे, आंसू उसके गालों से लुढ़कने लगे थे। उसने तारा की ओर देखा। आप झूठ बोल रही हैं। मैं नंदिनी मम्मा की बेटी हूँ, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। बस करो, रविशंकर जी की गूंजती आवाज़ ने सबको सन कर दिया था। वो आगे बढ़े। तुम जैसा गंदा खून मेरी बेटी का नाम लेने के लायक भी नहीं है। तुमने धोखा दिया है हमें, इस पूरे परिवार को। कशिश वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो बामुश्किल बोल पाई थी। दीक्षा जी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो चुप थीं। आदित्य एक कदम आगे बढ़ा। दादाजी, पहले ये तो बताइए कि क्या धोखा दिया था? आदित्य, रविशंकर जी ने गुस्से से कहा, इस लड़की ने हमारा सिर झुका दिया है, अब तू भी इसका साथ देगा? आदित्य की नज़रों में उलझन थी। वो कशिश को देख रहा था जो फर्श पर टूटी हुई पड़ी थी, एक ऐसी सच्चाई के बोझ से ली जिसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। आदित्य ने गुस्से से गरजते हुए कहा, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? ध्रुव के हाथ कांप रहे थे। उसने आदित्य के सामने मोबाइल बढ़ाया। भाई, ये देखिए। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। मिसेस राव अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। ग्लास वॉल के पीछे कशिश दिख रही थी, झुकी हुई झाड़ू लगा रही थी। उसके चेहरे पर धूल थी, पर आंखों में वही मासूम सी चमक थी। मिसेस राव ने ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अब ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं रही। उसने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं, इसका मैं क्या करूं? उनके सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में सिगार जल रही थी। तो अब तक बाहर क्यों नहीं फेंका?
यहाँ वही रहता है जो काम का होता है। सोचा था इसे बाहर फेंक दूँ, लेकिन 2 दिन पहले एक आदमी आया था। बोला, हमें एक टैटू वाली लड़की की तलाश है, अगर वही निकली तो 5 करोड़ मिलेंगे। और मुझे लगा इस लड़की से पैसा कमाने का आखिरी मौका है। मिसेस राव की बातें सुनकर हॉल में जैसे सबकी सांसें रुक गई थी। कशिश के होठ कांपने लगे थे, आंखों से आंसू गिरते रहे थे। वीडियो में उस आदमी की आवाज़ आई, पर वो लोग यकीन कैसे करेंगे कि ये असली वारिस है? इतने अमीर हैं वो लोग, और वो लड़की कहाँ है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं? मिसेस राव ने ठाका लगाया, अरे वो असली लड़की तो 10 साल की उम्र में ही मर गई थी, ये एक बीमारी से। मुझे लगा अगर मैंने पैसे भेजने वाले आदमी को सच बता दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। पर यह कशिश उसी जैसी दिखती थी, वही आंखें, वही चेहरा, बस टैटू नहीं था, वो भी बनवा दिया। अब तो ये लड़की मेरे लिए जैकपॉट है। आदमी फिर से बोला, पर डीएनए टेस्ट कैसे मैच होगा? मिसेस राव बोली, मेरे पास उसके बालों के सैंपल हैं, उस असली लड़की के। डर था कि कहीं कोई सबूत ना मांग ले, इसलिए संभाल कर रख लिया था। तभी उस शख्स ने हंसते हुए पूछा, और ये जैकपॉट कहाँ मिला? ये तो मुझे आश्रम के बाहर कचरे में मिली थी। मुश्किल से 3 घंटे की होगी, शायद किसी की अय्याशी की निशानी थी, समाज के डर से फेंक दिया गया होगा। वीडियो ख़त्म हो गया था। ध्रुव ने फ़ोन नीचे रखा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। किसी ज़मीन पर बैठी थी, उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। होठों पर सिर्फ एक टूटी सी आवाज़ निकली, मैं आश्रम के बाहर मिली थी। दीक्षा जी की आंखें नम थी, पर वो चुप रहीं। रविशंकर जी का चेहरा अब लाल हो चुका था, गुस्से और सदमे से भरा हुआ। आदित्य ने धीरे से कहा, दादाजी, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, ये वीडियो फेक भी तो हो सकता है। चुप रहो आदित्य, रविशंकर जी ने गरजते हुए कहा। इस लड़की ने हम सबका भरोसा तोड़ा है, हमने इसे बेटी की तरह अपनाया और इसने हमें ही धोखा दिया। कशिश ने सिर झुका लिया था। मैंने कुछ नहीं किया नाना जी, मैं झूठी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। उसकी आवाज़ काँप रही थी और सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। आदित्य एक पल भी नहीं सह पाया था, उसने झुककर कशिश को थाम लिया था। कशिश, मेरी बात सुनो, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम सच में नंदिनी माँ की बेटी हो तो डीएनए रिपोर्ट साबित करेगी, और अगर नहीं भी हो तब भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। कशिश की आंखें नम थीं, पर उनमें पहली बार थोड़ी सी उम्मीद थी। उसने धीमे से कहा। कशिश की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने एक नज़र रविशंकर जी की ओर देखा, फिर झटके से मुड़ी और आदित्य के सीने से लिपट गई थी। आदि, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, सांसें भारी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। वो उसके सीने पर गिर पड़ी थी, दोनों हाथों से उसका कॉलर थाम लिया था, जैसे उसे छोड़ने से सब बिखर जाएगा। मुझे तो नाना जी ही आश्रम से लाए थे, उन्होंने ही कहा था कि मैं नंदिनी माँ की बेटी हूँ। मैंने तो बस वही माना जो उन्होंने बताया था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया आदि, कभी भी नहीं। उसके शब्दों के बीच सिसकियाँ खुल रही थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीठ पर हाथ रख दिया था। वो उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा था और बार बार बस यही दोहराता रहा, मुझे पता है कशिश, मुझे पता है। कशिश उसके सीने में मुँह छिपाए बेकाबू होकर रोती रही थी। उसकी रुलाई अब उस मैंशन की दीवारों तक गूंज रही थी। उदय जी एक कदम आगे बढ़े, पर रविशंकर जी ने हाथ उठाकर रोक दिया था। उनका चेहरा अभी पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं झिलमिलाहट थी, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें भीतर तक खींच रही हो। तारा ने होठ दबाकर व्यंग्य से कहा, अच्छा नाटक है, पहले सबको बेवकूफ़ बनाया और आप मासूम बन रही हो। आदित्य ने झटके से सिर उठाया, उसकी आवाज़ कड़क थी। बस तारा, एक शब्द और बोला ना तुमने तो मैं हाथ पार कर दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम दीक्षा चाची की रिलेटिव हो। रविशंकर जी की आवाज़ गूंज उठी थी। मैं अब इस लड़की को अपने सामने नहीं चाहता, उन्होंने गरजते हुए कहा। निकाल फेंको इसे बाहर। तारा आगे आई, होठों पर वो जहर भरी मुस्कान थी। दादाजी आप सही कह रहे हैं, ये सड़क छाप कूड़ा उठाने वाली ऐसी लड़की हमारे अग्निवंशी मैंशन में रहने लायक नहीं है। शी इज लाइक ए विच, आई डोंट नो। इस लड़की ने पैसों के लिए पता नहीं कितने लोगों के साथ। इनफ, आदित्य ने गरजते हुए कहा। पर तारा कहाँ चुप होने वाली थी। आदित्य यू आर ब्लाइंड, सबको पता है कशिश जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं, नाम शरीफी का और काम कुछ और होते हैं। ऐसी लड़कियाँ अपने चेहरे की मासूमियत के पीछे बहुत कुछ छिपाती हैं। कशिश के चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन अब आंसू नहीं निकले थे, बस एक खालीपन रह गया था। वो वहीं खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी ज़मीन खींच ली हो। आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया था, उसका जबड़ा कसा हुआ था, सांसें भारी हो रही थीं। वो बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़ा
और ज़ोर से तारा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। चटाक। थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी थी। तारा का सिर झटक गया था। उसके होंठों पर लाल निशान पड़ गया था। एक पल को हॉल में सन्नाटा छा गया था। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत तक नहीं हुई थी। सारे लोग सन रह गए थे। रविशंकर जी हैरान थे और दीक्षा जी का चेहरा फीका पड़ गया था। आदित्य ने ठंडी मगर बहुत सख्त आवाज़ में कहा, माइंड योर लैंग्वेज तारा। कोई बाहर वाला मेरे घर के मामलों में दखल नहीं देगा। मैं अपने घर में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देता, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तारा ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा आदित्य? वो चीखी। उस सड़क छाप लड़की की वजह से? हाँ, तुम सच में पागल हो गए हो। आदित्य फिर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा अब और भी ज़्यादा था। वो झुका और एक और थप्पड़ तारा के गाल पर दे मारा था। इस बार तारा पीछे की ओर थोड़ा लड़खड़ा गई थी। हॉल में सन्नाटा छा गया था, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। आदित्य की आवाज़ गूंजी, ये कोई सड़क छाप लड़की नहीं है। वो हर शब्द पर जोर देकर बोला, ये कशिश आदित्य अग्निवंशी है, मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। उसने तारा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पागलखाने ना भेजूं, तो अपनी जुबान पर लगाम दो और अपनी हद में रहना सीखो। तुम्हारी झूठ, तुम्हारा दिखावा, सब किसी ना किसी दिन सबके सामने आ ही जाएगा। आज तुमने किसी के दर्द पर हंसी उड़ाई है और यही तुम्हारी असली औकात दिखाता है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं जानता, जो 100 जगह टाइम पास करने के बाद मेरी बीवी बनना चाहती है। सिर्फ दीक्षा चाची की वजह से अब तक मैं चुप था, और अगर अब एक और शब्द मेरी बीवी के बारे में कहा तो तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, समझी तुम? तारा के चेहरे पर अपमान और गुस्सा दोनों थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द नहीं निकले थे। रविशंकर जी के होठ कांप रहे थे पर वो कुछ कह नहीं पाए। दीक्षा जी की आंखें नम थी। कशिश भी कांप रही थी, उसके आंसू गालों से बह रहे थे। रविशंकर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। अचानक उन्होंने आगे बढ़कर कशिश का हाथ पकड़ लिया था, इतनी जोर से कि कशिश डरकर उठ बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद गुस्से से, ज़्यादा दुख से। तुम कुछ भी कह लो आदित्य, रविशंकर जी की आवाज़ में आग थी, पर ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं अपनी नंदिनी की बेटी की जगह किसी के गंदे खून को नहीं दे सकता। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया था। सबकी नज़रें बस उन पर ही टिकी थी। कशिश ने कुछ कहना चाहा पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। रविशंकर जी ने बिना कुछ सुने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दरवाजे की तरफ खींचने लगे थे। कशिश के कदम लड़खड़ा गए थे। उसके चेहरे पर डर और अपमान साफ दिख रहा था। तभी आदित्य तेजी से आगे बढ़कर उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया था। उसने कशिश के कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज़ में कहा, दादाजी नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? रविशंकर जी की आंखें आदित्य पर टिक गई थीं। उन्होंने गुस्से से कहा, यह मेरा खून नहीं है आदित्य। आदित्य ने दृढ़ आवाज़ में कहा, दादाजी, कशिश ने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर वो इस घर में आई थी तो सिर्फ आपकी वजह से। आप उसे लाए थे, वो खुद यहाँ नहीं आई थी। आपने ही उसे अपनाया था। वो बीवी है मेरी। रविशंकर जी का चेहरा और कठोर हो गया था। उन्होंने आदित्य को धक्का सा दिया और बोले, अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें भी ये घर छोड़ना होगा आदित्य। अग्निवंशी मैंशन, अग्निवंशी एंटरप्राइजेज, सब कुछ छोड़ दो। देखता हूँ क्या तुम एक मामूली लड़की के लिए सब कुछ खोने को हिम्मत रखते हो या नहीं। सबके चेहरों पर गहरी खामोशी छा गई थी। सबके चेहरों पर सवाल थे, क्या आदित्य सच में इतना बड़ा कदम उठाएगा? टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है कि आदित्य कशिश के लिए सब कुछ छोड़ देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और इस स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।